तो बच्चों हमारा चैप्टर 9 है दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। मतलब कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जिनके अंदर हमारी लाइफ है, उनकी क्या क्या खूबियाँ रहती हैं और वो कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर के अंदर से डिस्कस कर लेते हैं। Paheli and Bojo went on a vacations to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from one near their home on the plains. तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताता है कि जो पहेली और बोजो हैं, ये दो फ्रेंड हैं या फिर दो स्कूलमेट हैं। ये क्या करते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं हिमालय पे, ऋषिकेश में। और वहाँ पे जाके जो हिमालय के पहाड़ हैं उनको चढ़ के ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रीज़ की वैरायटी है ना, मतलब कि पेड़ों की जो वैरायटी है वो उनके घर से बहुत ही डिफरेंट है। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kind of cactus plants from this trip. तो दोस्तों उसके बाद हमें बताता है कि जो पहेली और बोजो है ना, वहाँ के बाद वो सीधा राजस्थान चले जाते हैं घूमने के लिए। और वहाँ पे वो एक ऊँट यानी कैमल के ऊपर बैठ के घूमते हैं हॉट डेजर्ट के अंदर। और वहाँ पे जो कैक्टस आपके कांडे वाले प्लांट लगते हैं ना, उनको भी अपने साथ में ले आते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या बताना चाहता है। Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach, dotted and Kosarina trees while recollecting all the fun that they had on these trips. A thought struck them. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि उसके बाद वो दोनों पूरी भी जाती हैं। वहाँ पे बीच होती है तो बीच को भी इंजॉय करते हैं। वहाँ भी अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी होती है तो वो उन्हें भी देखते हैं। तो तभी उनके माइंड के अंदर उन्हें एक बात स्ट्रक करती है। ऑल दीज प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम्स वर कोल्ड, सम वेरी हॉट, ड्राई एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों उनके दिमाग में ये बात आती है कि कुछ प्लेसेस जहाँ पे हम गए बहुत ही ठंडी हैं, कुछ नमी वाली हैं और कुछ बिल्कुल गर्म है, बट फिर भी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? They try to think of a places on earth where there may not be any living creature. Bojo thought of places near his home inside the house and he tried to cupboards. He had thought that there may not be any living organism here. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creature of some kind or the other. Paheli started thinking of reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in opens of volcanoes. तो दोस्तों इस सभी से हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जो पहेली और बोजो हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें ऐसी कोई जगह को सोचना चाहिए जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी जीव नहीं हो सकता। तो बोजो बोलता है कि शायद जो यहाँ पे मेरे किचन के अंदर कपबोर्ड है ना, यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो बोजो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे एक स्पाइडर दिखाई देती है, मतलब कि मकड़ी दिखाई देती है। तो उन दोनों को ऐसी कोई भी जगह नहीं मिल पाती है जहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर पहेली भी बोलती है कि जो हमारी वोल्केनो होती है ना, यानी कि ज्वालामुखी, उसका जो माउथ होता है वहाँ से आपको पता है बहुत आग निकलती है। तो वहाँ भी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं भी हो सकते हैं। तो चलो अब आगे डिस्कस करके देखते हैं कि हमें ये बुक क्या समझाना चाहती है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग वेयर दे लाइव। मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके आसपास और वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kind of living organisms that were present in different locations that have visited. The desert had camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seems to be some creature like ants and that were present in all these different locations. तो दोस्तों उसके बाद पहेली और बोजो हमें बताना चाहते हैं कि वो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर गए और उन्होंने देखा कि अलग अलग प्लेसेस के ऊपर अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों वो माउंटेन पे गए तो वहाँ पे उन्होंने गोट को देखा। ऐसे दोस्तों जब वो सी के पास गए
तो उन्होंने वहाँ पे फ़िश देखी, मतलब मच्छियाँ देखी, साथ में दोस्तों उन्होंने केकड़े वगैरह भी देखे। इससे वो हमें यही बात बताना चाहते हैं कि जब हम डेजर्ट में गए तो हमने वहाँ पे ऊँट देखा। ऐसे ही अलग अलग जगह और अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अनदर रीजन्स। वट अबाउट द सराउंडिंग इन द डिफरेंट रीजन्स वेयर दिस सेम। तो दोस्तों उसके बाद वो हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, इनके ऊपर अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं दूसरी हमारी उसको देखते हुए, दूसरी लोकेशन को देखते हुए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके अंदर कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी हो? तो चलो अब अपनी वन एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फाउंड देयर। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ द टेबल 9.1. लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन ऑल अदर रीजन्स that are shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in libraries that talk of any animals, plants and minerals of different regions. तो दोस्तों उसके अंदर हमें ये चीज़ बताना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, जहाँ भी ये बोझो और मतलब कि पहेली गई हैं, इन दोनों की लोकेशंस के ऊपर जो डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं आप उनको इन टेबल के अंदर राइट डाउन कीजिए और उनको चेक कीजिए कि वो कैसे इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं और किस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रह सकते। इसके लिए आप किसी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक हो और वहाँ से आप डिफरेंट एनिमल्स को ले सकते हैं। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the column in this table. What kind of objects we will find that may not be animals or plants? Perhaps parts of animals like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kind of soils and pebbles. Water in oceans may have salt dissolved in it as discussed in chapter 5. There could be many more objects. तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये भी चीज़ बताता है कि जो पहेली और बोझो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। जैसे कि जो हमारे मरे हुए एनिमल्स हैं उनकी बोन्स हो गई, साथ में जो हमारे पेड़ हैं उनसे जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं वो पत्ते हो गए। साथ में दोस्तों जो हमने अपने चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस किया था ना कि जैसे हमारे जो ओशियन का वाटर है उसके अंदर साल्ट मिक्स होता है। अगर आपने उस चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1. वी विल डिस्कस the table as we travel through many more interesting places. तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज़ बताना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, इस टेबल के अंदर अपने डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको फिल कीजिए, उनके हैबिटेट को फिल कीजिए, साथ में जो उनका इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो रह सकते हैं उसको फिल कीजिए। तो ये काम आपका है होमवर्क तो आप इसे कर लेना अपने होमवर्क को। तो चलो अब आगे बढ़ के देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। आपको दिखने में तो ये दोनों टर्म्स सेम लग रही हैं बट इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए उसे यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organisms in these two columns? तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताता है कि जो हमारी पिछले वाली एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने उस टेबल को फिल किया था, तो हमने वहाँ पे दो चीज़ों को फिल किया था। एक तो था हमारा डेजर्ट, एक था हमारा ओशियन। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ओशियन के साइड उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है और वो अलग होते हैं हमारे डेजर्ट वाले एनिमल्स और प्लांट्स से, और इन दोनों के अंदर अपने खुद में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। What are the surrounding like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. Most of them use the air dissolved in water. तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि जो हमारे प्लांट्स या एनिमल्स पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं वो अडेप्टेड हो चुके होते हैं जो पानी के अंदर नमक होता है उससे, क्योंकि यार उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके साथ ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। The animals and plant of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे ऐसे ही डेजर्ट के अंदर प्लांट या एनिमल होते हैं वो अडेप्ट हो चुके होते हैं, मतलब कि
उनको पता है कि दिन में तो हमारे पास बहुत हॉट वेदर रहना है और शाम के टाइम पे जो हमारा वातावरण है वो बिल्कुल ठंडा हो जाने वाला है, तो वो उससे अडेप्ट हो जाते हैं और जो वो सांस लेते हैं वो हवा के जरिए लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे ओशियन के अंदर दे क्रिएचर वो अपना सांस लेते हैं वो पानी से लेते हैं। जो पानी के अंदर हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो वहाँ से वो अपनी ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वो उनको ब्रीथ करने में हेल्प करती है। तो चलो अब आगे स्टडी कर लेते हैं। दी सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इज नॉट इट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारा ओशियन है और डेजर्ट है ये दोनों अलग अलग सराउंडिंग है और इन दोनों का अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे हम जान भी चुके हैं कि इन दोनों के अंदर अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। Let us look at the two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and a fish। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम एक ऊँट को या फिर एक फिश को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो हमारी फिश होती है वो तो ओशियन यानी समुंदर के अंदर रहती है और जो हमारा कैमल होता है वो हमारा डेजर्ट के अंदर रहता है। The body structure of camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help to keep their body away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. तो बच्चों यहाँ पे हमें यही बात समझाना चाहता है कि जो हमारा कैमल होता है ना उसकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होती है डेजर्ट के साथ में, क्योंकि जो उसकी लेग्स होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है वो हमारी जो सॉइल का ग्राउंड होता है नीचे वाला उससे थोड़ी ऊपर रह पाती है, जिससे कि जो हमारी सॉइल की हीट होती है वो उसकी बॉडी को नहीं लग पाती। ऐसे ही दोस्तों जो हमारा कैमल होता है वो यूरिन भी बहुत कम करता है, मतलब कि वॉशरूम बहुत कम करता है, आप समझ गए होंगे, जिससे कि दोस्तों उसका ज़्यादातर पानी लॉस ना हो और उसकी बॉडी इस टाइप से अडेप्ट हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। Some of these are shown in figure 9.3. There are some many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? All the ones shown here have the streamlined shape they have discussed in chapter 8. These shapes help them move inside water. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. We discussed in chapter 8 that to change direction and keep their body balanced in water, gills present in fish help them to use oxygen dissolved in water. तो दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें फ़िश के बारे में बताते हुए ये समझाना चाहता है कि जैसा हमने अपने चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारी सभी फ़िश होती है उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि जो उनकी बॉडी की शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है और वो गिल्स का यूज़ करती हैं पानी से ऑक्सीजन को लेने के लिए। और दोस्तों साथ में जो हमारी फिश होती हैं उनके जो हमारी फिन्स होती हैं उनकी मदद से वो पानी के अंदर बैलेंस बना पाती हैं और इधर उधर जल पाती हैं और घूम पाती हैं। तो इससे हमें यही बात समझ में आती है कि जो हमारा ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहता है वहाँ से अडेप्ट हो जाता है। जैसे हमारा कैमल था उसकी बॉडी टाइप कुछ और थी, ऐसे ही जो हमारी फिश थी इसकी बॉडी टाइप कुछ और है। We see that features of fish help it live inside water and feature of camel help to survive in a desert। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें यही बात बता रहा है कि जो हमारे फिश के फीचर हैं वो उसकी हेल्प कर रही हैं ओशियन के अंदर, मतलब कि समुंदर के अंदर रहने के लिए, और जो हमारा कैमल है उसके फीचर उसकी हेल्प कर रहे हैं डेजर्ट के अंदर रहने के लिए। तो चलो अब आगे स्टडी करके तो दोस्तों वैसे यहाँ पे हमें कैमल्स की पिक्चर भी दिखाई गई है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने कैमल की पिक्चर को नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। We have taken only 2 examples from wide variety of animals and plants that live on the earth. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live surrounding in which they are normally found. तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता है कि हमने इतनी ज़्यादा वैरायटी में से सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिजम्स को पिक किया और उन्हें देखकर हमने एनालाइज किया कि हमारे कौन से फीचर होते हैं जो अलग अलग एनिमल्स की हेल्प करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए। तो इससे हमें यही बात समझ में आती है कि जो उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग फीचर होते हैं ना वही उनकी हेल्प करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट्स के अंदर रहने के लिए। The presence of specific features or certain habits which enables an organisms to live naturally in a place called adaptations। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता है अडेप्टेशन के बारे में
कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना उनके कुछ फीचर होते हैं और उनकी बॉडी की कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो किसी एक इन्वायरमेंट के अंदर रह पाते हैं। तो इसी बात को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लाइव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लाइव इन अ सी। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारे अडेप्टेशन प्रोसेस होती है ना वो उनके रहने की जगह को देखते हुए हम बता सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी फ़िश है वो पानी के बाहर नहीं जिंदा रह सकती और जो हमारा कैमल है वो पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। तो चलो अब आगे स्टडी करके देखते हैं। दी प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। और दोस्तों जो हमारी प्लेसेस होती है ना जहाँ पे हमारे एनिमल्स रहते हैं उस प्लेस को हम हैबिटेट बोलते हैं। Habitat means a dwelling place, a home. The habitat provide food, water, shelter and other needs to organisms. Several kind of plants and animals live in the same habitat. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो उनका हैबिटेट होता है ना वही हम उन एनिमल्स को फूड भी देता है, साथ में वाटर भी देता है, साथ में शेल्टर मतलब कि रहने की जगह भी देता है। और जो एक हमारा हैबिटेट होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है एनिमल्स की। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्वेरियम है बट उसके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है कि इसके अंदर एक फ़िश रह सके। तो यहाँ पे फिश को फूड भी मिलेगा, तो ये क्या बन गया, इसका हैबिटेट बन गया। ऐसे दोस्तों हमें पीछे कैमल का भी दिखाया गया था। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. Some examples of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal, mountain regions. तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये चीज़ बताता है कि जो हमारे एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं ना उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब कि जो हमारी लैंड है उसके ऊपर एनिमल्स रहते हैं, जो हमारी लैंड है ना बेसिकली उसी को हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे टाइप के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं, जैसे हमारा माउंटेन हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल रीजन हो गया। ऐसे दोस्तों और भी हमारे टाइप के होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऑन दी अदर हैंड दी हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। तो दोस्तों वैसे ही दूसरी साइड अगर हम बात करें कि जो हमारे एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं तो उनका जो हैबिटेट होता है वो हमारा होता है एक्वाटिक हैबिटेट। Lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats. There are large variety among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. There are some changes that happen in an organisms over a short period of time to help them adjust to some changes in their surrounding. तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही चीज़ समझाना चाहता है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं वो तो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, हमने स्टडी कर ही लिया। ऐसे ही जो हमारे ओशियंस के हैबिटेट होते हैं उन्हें हम एक्वाटिक हैबिटेट बोलते हैं। वो भी हमारे डिफरेंट काइंड के होते हैं, जैसे कि हमारे तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, समुंदर खुद हो गया और भी टाइप के हो सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उस हैबिटेट के अंदर रहते हुए कुछ टाइम के बाद अपने आप को उस हैबिटेट से अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं उनको अपने आप से फैमिलियर बना लेते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ वी लिव इन द प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन्स रीजन्स, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster, and when we are on high mountains, after some days our body adjusts to the changed conditions on high mountains. Such small changes that take place in the body of single organisms over short period to overcome small problems due to change in the surroundings are called एस्लीमेटिसेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात समझाना चाहता है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि मानिए आप प्लेन्स पे रहते हैं, प्लेन्स मतलब कि समतल भूमि पर रहते हैं। उसके बाद आप कहीं ट्रिप करते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जो कि ऊंची हो, या आप कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं मतलब कि उछल कूद करते हैं तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर सांस लेनी होगी। बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप वहाँ के इन्वायरमेंट से एडेप्टेशन कर लेंगे, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ के इन्वायरमेंट से अडेप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्लीमेटिसेशन। तो चलिए दोस्तों अब आगे स्टडी कर लेते हैं। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टेशंस दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स।
तो दोस्तों जो ये हमारा चेंज है ना, ये अडेप्टेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो हमारी अडेप्टेशन होती है ना वो 1000 ईयर में होती है और ये थोड़े टाइम में होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्लीमेटिसेशन। तो चलो अब आगे देखते हैं। The organisms, both plants and animals living in a habitat, are its biotic components. The non-living things such as rock, soil, air, and water in a habitat constitute abiotic components. Are sunlight, heat biotic और abiotic components? तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात समझाता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सभी जो हमारे हैबिटेट के अंदर रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दैट हैबिटेट। और दोस्तों जो हमारे नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जैसे हमारे रॉक हो गई, पत्थर हो गया, यानी मिट्टी हो गई, हवा हो गई, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब कि जिनके अंदर जीव नहीं होते, मतलब जी नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे भी से क्वेश्चन भी पूछता है कि जो हमारी सनलाइट होती है ना, मतलब कि सूरज की रोशनी, वो अबायोटिक है या बायोटिक है। तो दोस्तों हमें इस बात का तो पता ही है कि उसके अंदर कोई जीव तो है नहीं, तो वो हमारी होगी अबायोटिक कंपोनेंट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। We know that some plants grow from seeds. Let us look at some abiotic factors and their effect on the seed as they grow into young plants. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि ये सब तो हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एक बीज से बड़े हो जाते हैं, बट हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारे अबायोटिक फैक्टर होते हैं वो कैसे हमारे सीड को अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो बच्चों अब बात आती है हमारी एक्टिविटी 2 की। यार इसके अंदर हम सभी को समझाता है, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। व्हेन द सीड्स टर्न इनटू अ स्प्राउट it is says to have germinated. This is beginning of life of a new plant. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हमने अपने चैप्टर 1 के अंदर एक्टिविटी 5 को किया था। उसके अंदर जो हमारे चने या फिर हमारे मूंग के सीड थे, हमने उनको स्प्राउट करवाया था, मतलब कि अंकुरित करवाया था। तो हम इस प्रोसेस को जर्मिनेटेड बोलते हैं। और साथ में दोस्तों यहीं से हमारे जो नए प्लांट होता है उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। Collect some dry moong seeds, keep 20-30 seeds aside and soak the rest in water for a day. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि आप एक काम कीजिए, आप मूंग के सीड लेके आइए बाज़ार से, उनमें से 20 और 30 सीड्स को तो साइड में रख दीजिए और जो आपके बच गए उन्हें आप पानी के अंदर डाल दीजिए 1 दिन के लिए। डिवाइड दी सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। और उसके बाद दोस्तों जो आपके सीड्स आपने पानी के अंदर डाले थे उन्हें 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दीजिए। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज। उनमें से आप एक पार्ट को तो पानी के अंदर बिल्कुल डुबा दीजिए 3 और 4 दिनों के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। और उसके बाद दोस्तों जो सीड्स आपने पानी के अंदर डुबाए हैं और जो बिल्कुल ऐसे सूखे रख रखे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कपबोर्ड डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि आप एक काम कीजिए, उन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट को तो ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे सनलाइट भी उस सीड को मिलती रहे, और एक पार्ट को उस सीड के ऐसी जगह रख दीजिए जैसे किसी कप के अंदर या किसी कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके, जहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल पहुँचे ही ना। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन अ रेफ्रिजरेटर और आइस अराउंड देम। तो दोस्तों उसके बाद बोलता है कि जो आपका 4th और लास्ट पार्ट बच गया आप उसे एक रेफ्रिजरेटर या फिर कोई ऐसी ठंडी जगह रख दीजिए जहाँ पे बिल्कुल उसके आसपास बर्फ़ हो। तो यार ये बात आपको अगर समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, सीड लेके आइए, उन सीडों को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट को तो ड्राई ऐसे साइड में रख दीजिए, एक को पानी के अंदर डुबा दीजिए 1 दिन के लिए। उसके बाद आप इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इन चारों पार्ट्स में से आपको पहले पार्ट्स को तो पानी के अंदर डुबाना है, एक को सनलाइट में रखना है, दूसरे को आपको क्या करना है, अपने को ऐसे ही आइस के अंदर रखना है, और एक पार्ट जो आपका बच गया उसको कप बोर्ड के अंदर पैक करके बिल्कुल अच्छे से रख देना है। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Rinse them and replace the water every day. What do you notice after few days? Do the seeds in all 5 conditions germinated uniformly?
डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपसे भी से पूछता है कि आपको क्या करना है, डेली की डेली उन सीड्स की वाटर को चेंज करते रहना है। और साथ ही आप कुछ टाइम के बाद पाएंगे कि कुछ सीड्स तो आपके बिल्कुल ग्रो ही नहीं हुए और कुछ हल्के फुल्के ग्रो हुए। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताना। डू यू रियलाइज दैट अ बायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारे अबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारी लाइट हो गई, वाटर हो गई, एयर हो गई, ये हमारे प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनको ग्रो होने के अंदर। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद हमें ये बात भी बताता है कि जो हमारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climate, is not it? How do you manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को बताता है कि हमें ये भी चीज़ पता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ भी जानवर रहते हैं, और हमें ये चीज़ भी पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ भी जानवर रहते हैं। तो यार हमारे आसपास और सभी जगह जानवर रहते हैं, और दोस्तों वो कैसे रह पाते हैं? अडेप्टेशन प्रोसेस के जरिए, जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन्स ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हमारी एयर, वाटर, ये बहुत स्लोली चेंज होते हैं, इसलिए जो हमारी अडेप्टेशन प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। Those organisms which cannot adapt to these changes die and only the adapted ones survive। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं कंडीशंस के साथ में इन्वायरमेंट की, वो तो हमारे जिंदा रह जाते हैं। जो अडेप्ट नहीं हो पाते हैं चेंजेस के साथ में, वो ख़त्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। लेट्स लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बताता है कि अलग अलग हैबिटेट के अंदर अलग अलग एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, और वो वहाँ पे अडेप्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वो वहाँ पे अडेप्ट नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। मतलब कि अब हम अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कौन से हैबिटेट के अंदर कैसा इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे कौन से एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं। तो यार सबसे पहले हमारे पास आता है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब दोस्तों आप समझ गए, जो कि हमारे लैंड के ऊपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास गिवन है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशंस इन कैमल्स। What about other animals and plants that are found in deserts? Do they have the same kind of adaptations? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हमने डेजर्ट के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जो वहाँ पे कैमल होता है वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, पर जो बाकी जानवर बच गए कैमल को छोड़ के, उनके बारे में क्या? जैसे हमारा स्नेक हो गया, तो यार वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं हमारे डेजर्ट के अंदर, क्या वो कैसे अडेप्ट होते हैं? तो चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that camel has to stay away from the intense heat during the day. They stay in a burrows deep in the sand. These animals come only out during the night when it is cooler। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझाना चाहता है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे रैट्स हो गए, स्नेक हो गए, अब यार ये तो इतने ऊंचे नहीं हैं जितना ऊंचा हमारा कैमल है, तो यार इनकी बॉडी को तो हीट लग सकती है ना। तो ये वहाँ पे कैसे अडेप्ट होते हैं? तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे रेत के अंदर अपने छोटे छोटे होल बना के मिट्टी के अंदर बहुत नीचे चले जाते हैं, जिससे कि उनके पास हीट ना पहुँच पाए। Figure 9.5 shows some typical plants that grow in desert. How are these adapt to the desert? तो दोस्तों यहाँ पे एक फिगर भी है, मैं वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। उसके अंदर आपको डेजर्ट के कुछ प्लांट्स दिखा रखी हैं, तो उनके देख कर आपको पता लगाना है कि वो कैसे डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं।
तो यार दोस्तों ये रही हमारे पास वो दोनों फिगर्स। तो यार ये तो होते हैं हमारे डेजर्ट के प्लांट्स। आप देख सकते हैं इनकी लीव्स कैसी है। इनकी लीव्स बिल्कुल आपको कांटों जैसी दिखाई देंगी। जो ये बाकी ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है इनका, ये सभी हमारी स्टेम होती है, ये इनकी लीव्स नहीं होती। और दोस्तों इनके ऊपर कुछ ऐसी लेयरिंग भी होती है जिससे कि ये अपने वाटर लॉस को बहुत मिनिमाइज कर देती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हमारा स्नेक छिपा हुआ है और ये हमारा रेड छिपा हुआ है डे टाइम के अंदर। ये सभी डेजर्ट के अंदर नाइट टाइम के अंदर बाहर निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है डे टाइम के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलिए अब पीछे चल के अपनी एक्टिविटी 3 को स्टडी कर लेते हैं। तो यार एक्टिविटी 3 हमें बोलती है ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, tie polythene bag to some part of two plants as you done according activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को समझाना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, अपने एक पोट लेके आइए दो क्लासरूम के अंदर। एक पोट के अंदर तो आपका सिंपल प्लांट रहेगा और एक पोट के अंदर आपका ये कैक्टस वाला प्लांट रहेगा जो कि आपको डेजर्ट में मिलता है। Leave the potted plants in the sun and observe after few hours. What do you observe? Do you notice in any difference in the amount of water collected in two polythene bags? तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही चीज़ बताना चाहता है, जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पॉलीथीन बैग की एक्टिविटी की थी ना। तो यार यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सेम किया, बट यहाँ पे हमने 2 प्लांट्स के ऊपर किया है। एक तो हमारा डेजर्ट का प्लांट हो गया और दूसरा दोस्तों हमारा हो गया सिंपल वाला प्लांट्स, जो कि आपको पता है। तो आपको अब क्या करना है, अपने डेजर्ट वाले प्लांट होता है ना उसके ऊपर भी एक पॉलीथीन बैग टाई कर दो, मतलब कि बांध दो। और जो आपका सिंपल प्लांट है उसके ऊपर भी एक पॉलीथीन बैग बांध दो। ये आपको पूरे प्लांट के ऊपर नहीं करना है, जस्ट उसके एक टहनी के ऊपर कर देना या फिर एक स्टेम के ऊपर कर देना। तो ये सब करने के बाद आप कुछ टाइम के लिए उसे सनलाइट के अंदर छोड़ दो और फिर आप ऑब्जर्व करो कि कौन से बैग के अंदर कितना पानी है। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। Desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. These help in reduction loss of water from leaves through transpiration. तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता है कि जो आप इस एक्टिविटी से पाएंगे वो ये चीज़ पाएंगे कि जो आपका डेजर्ट वाला प्लांट है ना उसके पॉलीथीन के अंदर आपको बहुत कम पानी देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो उसकी लीव्स होती है वो तो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं या फिर बिल्कुल होती ही नहीं, या होती हैं तो बिल्कुल कांटों जैसी होती हैं। तो उनसे क्या होता है कि बहुत कम पानी हमारा लॉस हो पाता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए, जिससे कि हमारा कम पानी लॉस होगा और वो प्लांट डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। और दोस्तों जो आप सोचते हैं ना कैक्टस के अंदर ये इसकी लीफ होगी, असली में वो उसकी स्टेम होती है जो कि यार उन कांटों के नीचे लगी हुई होती है। आप इसे सोचते हैं ये तो भाई इसकी वो है लीव, बट ये इसकी स्टेम होती है। Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which help in retain water in the tissue of कैक्टस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता है कि जो इनकी स्टेम होती है ना वही इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करके इन प्लांट्स का फूड बना देती है, और साथ में इनके अंदर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि पानी को स्टोर करने में इसकी हेल्प करते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो डेजर्ट के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं ना वो बहुत नीचे तक गई हुई होती हैं, जिससे कि वो पानी को ले पाएँ और वो प्लांट डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाए। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट आता है माउंटेन रीजन, मतलब कि पहाड़ों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो दोस्तों जो ये हमारा हैबिटेट होता है ना, पहली बात तो ये ठंडा होता है और दूसरी बात यहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं। इन सम एरिया स्नोफॉल टेक प्लेस इन दी विंटर। और कुछ एरिया तो हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी बर्फ़बारी होती रहती है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। There is a large variety of plants and animals living in the mountain region. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारे एनिमल भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं। क्या आपने ऐसे कोई प्लांट्स देखे हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं? तो इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे माउंटेन्स के अंदर ज़्यादातर रहते हैं। तो चलिए अब इसे स्टडी करके जानते हैं कि इनकी क्या वजह है और क्या क्या चीज़ें और भी यहाँ पे होती हैं। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees but
हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन दी अदर रीजन्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि जब कभी भी आपने माउंटेन्स के अंदर गए हो या फिर आपने कभी पिक्चर्स में देखा हो तो आपने ऐसा ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रीज़ होते हैं। और दोस्तों ये ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि ये कुछ जगह पे तो अपने आप से उग जाते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्ट इन दी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ट्रीज होते हैं इनके हैबिटेट के साथ में कैसे अडेप्ट हो जाते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो दोस्तों जो ये वाले हमारे ट्रीज होते हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसी कोन टाइप में होती है, और जो यार इनकी ब्रांचेस होती हैं ना, मतलब कि टहनियाँ होती हैं, वो थोड़ी ऐसी स्लोपिंग टाइप में होती हैं, जैसे कि आपने कभी रैंप को देखा हो ऐसे sloping type. The leaves of some these trees are needle-like. These help the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shape very different from these that are also present on the mountain. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात भी समझाता है कि कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जो इनसे अलग टाइप के होते हैं, बट उनकी कुछ अलग स्पेसिफिकेशन होती हैं जिससे कि वो माउंटेन के ऊपर अडेप्ट कर पाते हैं। और यार जो इनकी जो लीव्स होती हैं ना, मतलब कि पत्ते होते हैं, वो थोड़े यार नीडल मतलब कि सुई टाइप में होते हैं, जिससे कि जो हमारी बर्फ़ हो गई या हमारा पानी हो गया इनके ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो ईजिली इनके ऊपर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस तो स्लोपिंग हो गई, साथ में जो इनकी लीव्स थी वो हमारी नीडल टाइप हो गई। Animals living in mountain regions are also adapt to the conditions there. They have thick skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on this body, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain's goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो यहाँ पर हमारे जानवर भी रहते हैं ना, उनकी जो खाल होती है वो हमारी बहुत मोटी होती है, और जो उनकी बॉडी होती है उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, या फिर जो कुछ हमारे जैसे स्नो लियोपार्ड हो गया, इसकी जो हमारी फर यानी स्किन हो गई वो थोड़ी मोटी होगी, जिससे कि जो हमारी कोल्ड है वो अंदर ना जा पाए और ये एनिमल हमारे अंदर से गर्म रहे। ऐसे दोस्तों ये भी इस मदद से ही गर्म रह पाता है। और जो इनके नीचे के पैर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर एनिमल्स, जिससे कि इन्हें माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जैसे आप इस गोट को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। As we go up in mountain regions, the surrounding changes and we see different kind of adaptations at different heights. तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझाता है कि जब कभी भी आप पहाड़ों के पास जाओ और उनके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करो तो आप देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे और आपका अडेप्टेशन और इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, आपको अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग टाइप का अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है ग्रासलैंड्स। A lion live in a forest or a grassland is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in colors. Look at the picture of lion and that of a deer. How are these eyes placed in face of these two animals? Are they front or are the side of the face? तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाना चाहता है कि जो हमारा लोयन होता है ना, यानी हमारा शेर होता है, वो या तो जंगल में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है। साथ ही दोस्तों यहीं पर हमारा हिरन भी पाया जाता है, जो कि हमारे लोयन का फेवरेट खाना भी होता है। तो यार वो उसका शिकार करता है। और आप इन दोनों की पिक्चर को देख के एक बात का पता और लगाना कि जो हमारे लोयन होते हैं उसकी जो आप आइज़ देखेंगे वो सामने की साइड होती हैं ऐसे, और जो हमारी डियर होगी अगर आप उसकी आइज़ को देखेंगे तो उसकी एक आइज़ तो इस साइड होगी और एक आइज़ दूसरी साइड होगी। तो यार ये बात भी हमें बताना चाहता था। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। Loin have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the features of loin help it any way to survive? Its light brown color help it to hide in the dry grasslands and when it hunts for prey animals to eat. The eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को समझाना चाहता है कि जो हमारे लोइन होते हैं ना, उनकी आइज़ उनके फ्रंट में होती हैं, जिससे कि वो अपने प्रे का पता लगा पाएँ, मतलब कि अपने शिकार का पता लगा पाएँ कि वो उनसे कितनी दूरी पर है।
और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो उनका कलर होता है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो यहाँ की घास का कलर होता है, ये दोनों ज़्यादातर मैच करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे ईजिली छिप जाते हैं। और यार यहाँ पे हमें एक बात और बताई गई है कि जो हमारा लोयन होता है ना, उसके जो सामने वाले ये होते हैं हमारे टॉयज़, इसके अंदर उसके पंजे छिपे हुए होते हैं, जिनसे कि वो अपना शिकार करता है। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखिए। A deer is another animal that live in forest and grasslands. It has strong teeth for chewing hard plant stem of the forest. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी हिरन होती है ना, वो भी हमारी ग्रासलैंड्स के अंदर रहती है, और जो इसका जबड़ा होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से दोस्तों ये हार्ड स्टेम होती है ना प्लांट्स की, उनको भी चबा के खा सकती है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। और दोस्तों जो हमारी डियर्स होती है ना, उसको हर बार चौकन्ना रहता पड़ता है अपने प्रीडेटर से, क्योंकि यार जो उनके शिकारी होते हैं वो हर टाइम उनके पीछे पड़े रहते हैं, और उनको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। अगर वो चौकन्ना नहीं रहेंगे तो वो मारी जाएंगी। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। In order to run away from them and do not become their prey, it has long ears to hear movements of the predators. The eyes on the side of its head allow it to look in all directions for danger. तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि जो हमारी डियर यानी कि हमारे हिरन होती है ना, उसके जो ये कान होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वो सुन पाती है अपने आसपास की हलचल को। और साथ ही दोस्तों जो इसकी आइज़ होती है ना, एक आइज़ तो एक साइड होती है और दूसरी आइज़ दूसरी साइड होती है, जिससे कि वो चारों तरफ देख पाती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है या फिर कोई उसके आसपास तो नहीं है। The speed of the deer help them to run away from the predators. तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो हमारी डियर होती है इसकी थोड़ी ज़्यादा स्पीड होती है, जिसकी मदद से बच पाती है अपने शिकारियों से। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitats. और ऐसे ही दोस्तों हमारे और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, जिनकी अलग अलग फीचर होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं वहाँ पर उस जगह पर रहने के लिए और सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए। सम एक्वाटिक हैबिटेट। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्वाटिक लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि हमारे समुद्री जीवन की तरफ। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है ओशियंस, यानी कि हमारा समुंदर। तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। We already discussed how fish are adapted to live in a sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them more easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have these streamlined shapes. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that moves toward them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlines. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी फिश हैं उसके बारे में तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि वो कैसे चलती हैं पानी के अंदर, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है उसकी शेप होती है स्ट्रीमलाइंड। पर यार आपने ऑक्टोपस के बारे में भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो यार उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऊपर से तो वो ऐसा होता है और बाद में उसके यहाँ पे हेयर टाइप निकले होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये ऑक्टोपस होता है ना, ये हमारा पानी में बहुत नीचे रहता है, मतलब कि आप सोच लो समुद्र की तलहटी के पास रहता है बिल्कुल। और दोस्तों वहाँ पर ये चलता रहता है। और यार एक फीचर और होता है, जब इसे चलना होता है ना पानी के अंदर या फिर कहीं और तैरना होता है, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी की शेप को स्ट्रीमलाइन बना लेता है। और साथ ही दोस्तों जो भी शिकार इसके पास जाता है ये उसको वहीं पकड़ लेता है। और एक चीज़ और, जो पानी के अंदर हमारे ओशियन के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, ये उसी को लेकर उसी से काम चला लेता है, क्योंकि इसके पास गिल्स होती हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो तो हम ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं और जानवर्स के पास होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसकी मदद से वो सांस ले पाते हैं एयर से। और जो हमारे पानी के अंदर रहते हैं उनके पास होते हैं गिल्स, जिसकी वजह से दोस्तों वो पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक dolphins and whales that do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for long time without breathing. They come out to the surface for time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television's program or films and ocean life?
तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि हमारे कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमारी डॉल्फिन हो गई और हमारी वेल फिश हो गई। इन दोनों के पास दोस्तों हमारे गिल्स नहीं होते, जबकि इनके पास नोस्ट्रिल्स होते हैं या फिर ब्लो होल्स होते हैं, जिनकी मदद से इन्हें क्या करना पड़ता है कि बार बार पानी के ऊपर आके सांस लेनी पड़ती है, जैसे कि आपने बहुत बार टीवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। और यार एक बात और होती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती हैं बगैर सांस लिए, और जब भी इनको ज़रूरत होती है तो ये पानी के ऊपर आते हैं, नोस्ट्रिल या फिर ब्लो होल की मदद से अपनी सांस को लेते हैं और दोबारा से चले जाते हैं। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं एक्वाटिक लाइफ के अंदर हमारे पॉन्ड्स एंड लेक्स, यानी कि हमारे तालाब और नदियों को। तो चलिए अब इसे भी स्टडी कर लेते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स? Go on a trip to the nearby pond if possible and try to observe the kind of plants that are seen there. Observe the leaves, stem and roots of these plants. तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को समझाता है कि जो हमारे आसपास कभी तालाब है तो आप वहाँ पे आप कभी गए हों, अगर नहीं गए तो आप एक बार देख के ज़रूर आना कि जो वहाँ पे हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, और आपको क्या लगता है कि उनकी जड़ें कैसी हो सकती हैं। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrient and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plants in place. तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी को समझाना चाहता है कि जो हमारे एक्वाटिक वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो थोड़े से अलग होते हैं हमारे ज़मीन वाले प्लांट्स से। क्योंकि दोस्तों जो हमारे ज़मीन के ऊपर प्लांट होते हैं ना, उनकी रूट किस लिए होती हैं कि ज़मीन से भाई हमें वो करना है, मिनरल्स लेने हैं, वाटर लेना है, साथ ही प्लांट को पकड़े रखना है। जबकि दोस्तों जो हमारे ये पानी वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी ज़्यादातर जो जड़ें होती हैं उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि उन्हें पानी के अंदर एक जगह पर टिका कर रख पाएँ, क्योंकि उन्हें जो मिनरल्स होते हैं वो पानी से एज इट इज़ ऐसे ही मिलते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की रूट्स को दिखाया गया है जो कि हमारे तालाब के अंदर पौधों की होती है, तो आप उन्हें जाकर खुद से भी देख के आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। The stem of these plants are long, hollow and light. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, ये पॉन्ड के अंदर इनकी जो हमारा तना होता है वो थोड़ा सा होलो यानी खोखला होता है, और साथ में थोड़ा लाइट भी होता है, मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा वेट नहीं होता। The stem grow up to the surface of water while the leaves and flower float on the surface of the water. तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात बताता है कि जैसे आप इन प्लांट्स को देखिए तो आप देखेंगे जो इनके फ्लावर्स और जो इनके पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो आपको ऊपर दिखाई देंगे आपके पानी से, और ऐसे दोस्तों जो इनकी स्टेम वगैरह होती हैं वो पानी के नीचे होती हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, these can be bent in following water. In some submerged plants, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना चाहता है कि जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं ना पॉन्ड के अंदर, वो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, और साथ में दोस्तों उनकी एक खासियत और होती है, जो उनकी लीव्स होती हैं उनकी शेप थोड़ी रिबन लाइक होती है, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो इवनली डिवाइडेड होती हैं, जिससे कि जो बहता हुआ पानी है उन्हें तोड़ ना पाए और उनके अंदर से ईजिली निकल जाए। तो चलिए अब आगे स्टडी करके। Frogs usually live in ponds. Frog can stay both inside the water as well as move on land. They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारा फ्रॉग यानी हमारा मेंढक होता है ना, वो हमारे पानी के अंदर भी जीवित रह सकता है और पानी के बाहर भी। और दोस्तों जो उसके पीछे वाली उसकी दो पैर होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं, उनकी मदद से वो उछलकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। और साथ में दोस्तों जो उसके पैरों का नीचे का डिज़ाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा होता है जिससे कि वो पानी के अंदर भी ईजिली तैर पाए। We have discussed only few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. You may have also noticed the wide variety in plants around you.
When you prepared a herbarium as a part of suggested activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plant that all regions of the earth। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि ये तो हमने एक दो एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बात की है। वैसे जो हमारे एनिमल्स की वैरायटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ऐसे जब आपके चैप्टर 7 के अंदर आपको हर्बेरियम बनाने के लिए बोला गया था, जब आप उसे बनाएंगे तो आपको प्लांट्स की वैरायटी के बारे में भी पता चलेगा और एनिमल्स के बारे में भी पता चलेगा। तो आप ये सब कर लेना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 9.4 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो हमारे जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स मतलब कि क्या क्या खूबियाँ होती हैं। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals in activity 1। तो सबसे पहले तो हमें यही बात रिमाइंड कराता है कि हम एक जर्नी के अंदर मतलब कि एक यात्रा के अंदर गए और हमने अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स को देखा अपनी एक्टिविटी 1 के अंदर। और साथ में एक्टिविटी 1 में हमने ये चीज़ भी सीखी, वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। मतलब कि हमारे जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर कौन से प्लांट्स कौन से एनिमल रहते हैं। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक दैट एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग। Let us think of examples from a forest: trees, creepers, small and big animals, birds, snake, insect, rocks, soil, water, air, dirty leaves, dead animals, mushroom and moss may be some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो दोस्तों उसके बाद हम सभी से पूछता है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमारा स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गया, रॉक यानी पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई और हमारे सूखे हुए पत्ते हो गए, साथ में मरे हुए जानवर हो गए, इनमें से आपकी कौन सी चीज़ तो जिंदा है और कौन सी चीज़ जीवित नहीं है। थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन सी अराउंड यू एट दिस मूवमेंट। और साथ ही आप एक काम और करना कि जो आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आप उनके बारे में भी सोचना। एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। और फिर क्या करना, जो आपके आसपास भी रहते हैं ना आप उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर ग्रुप कर देना। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lanier। तो दोस्तों उसके बाद हमें बताता है कि पहेली जो ये राइम पढ़ रही थी और ये बिल्कुल नॉनसेंस राइम है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हमारी बुक के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं चलो आगे बढ़ जाता हूँ सीधा ही। Paheli and Bojo found the poem very funny because they knew that a chair or a table is not alive and it cannot talk or walk। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि पहेली और बोजो को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हंसी आती है इस पोएम को पढ़ के, क्योंकि यार इसके अंदर हमें टेबल और चेयर को बात करते हुए और चलते हुए दिखाया गया। बाकी आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और साथ में दोस्तों वो हंसते इसी बात पे हैं कि एक टेबल और चेयर एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं। Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do not know that we are alive and so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others। तो दोस्तों इस सभी के अंदर हमें यही चीज़ बताता है कि जो ये टेबल चेयर होती है ये तो हमारी जीवित नहीं है, मतलब कि इनके अंदर जीवन नहीं है। ऐसे दोस्तों जो हमारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे डॉग हो गए, कैट्स हो गई, मोंकीज हो गया, स्क्वायरल्स हो गई, इन सभी के अंदर जीवन है। हमें इस बात का पता कैसे चलता है? हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि इसके अंदर लाइफ है, ये जीवित है, इसके अंदर जीवन है। Often it is not so easy to decide. We are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि हम सभी को पता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सभी के अंदर जीवन होता है। बट यार ये दोस्तों हमारे डॉग और पीजन की तरह चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। On the other hand, a car or a bus can move, still we consider them as non-living। अगर हम दूसरी साइड बात करें तो जो हमारी कार हो गई, घर के अंदर बस होती है किसी किसी के पास, तो यार वो चलती हैं बट फिर भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग है।
Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seems to grow in size। तो दोस्तों उसके बाद हमें बताता है कि जैसे हमारे प्लांट ग्रो होते हैं, ऐसे हम अगर आसमान की साइड देखें तो वहाँ पे हमारे जो क्लाउड होते हैं वो भी ग्रो होते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि जो हमारे क्लाउड हैं वो नॉन लिविंग हैं और हमारे प्लांट्स लिविंग हैं। Does it mean that clouds are living? No. So, how does our distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from non-living? तो दोस्तों चलो अब हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हमारी जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जिससे कि हम उन्हें बोल पाते हैं कि ये तो हमारी लिविंग है, और नॉन लिविंग को हम कैसे बोल पाते हैं कि ये हमारी नॉन लिविंग है। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। तो दोस्तों आप अपने आप को देखिए, आप एक खुद से लिविंग बींग के एक वंडरफुल एग्जाम्पल हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और आप सोचिए कि आपके अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं जो आपको अलग बनाती हैं नॉन लिविंग चीज़ों से। List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed which may also be found in animals or plants। और फिर क्या कीजिए, आप उन खूबियों को एक नोटबुक के पेज के ऊपर लिख दीजिए और फिर बाद में सोचिए कि ये आपको कैसे फैमिलियर बनाती हैं एनिमल्स और प्लांट्स की एक्टिविटीज़ के साथ में। Some of these characteristics are perhaps common to all living things। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ भी आपको जरूर मिलेंगी जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जैसे कि क्या आपको लगता है कि सभी जो जीवित मतलब कि हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होती है। मतलब कि जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसे सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए यार फूड तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिएगा। इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स टू अस। We have also learned that plants make their own food by process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food। और दोस्तों हमने अपने चैप्टर 1 और 2 के अंदर स्टडी भी किया था कि फूड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों जो हमारे प्लांट होते हैं ना वो तो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ में, और जो एनिमल होते हैं वो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। और दोस्तों जो हमारा फूड होता है ना वो हमें एनर्जी देता है यार ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोई भी काम करने के लिए लाइफ के अंदर। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। और दोस्तों जो हमारा फूड होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए भी होती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस वर्क करती हैं उनको वर्क कराने के लिए। तो चलिए अब आगे स्टडी करेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। और आपको क्या लगता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं या नहीं करते हैं? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू। क्या आप जो 4 साल पहले कुर्ता पहनते थे क्या वो कुर्ता आप अभी भी पहन सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम ग्रो हो रहे हैं, हमारी बॉडी थोड़ी बड़ी हो रही है पहले से। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इज नॉट इट। यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। You not realize it, but you are growing all the time. In few more years, you will become an adult। और दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात भी बताता है कि हमें इस बात का पता नहीं चलता कि हम ग्रो हो रहे हैं, बट यार हम हर टाइम ग्रो होते रहते हैं और अभी कुछ टाइम के बाद आप अडल्ट के अंदर भी ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे एक फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया भी गया कि पहले एक छोटा बच्चा होता है, उसके बाद फिर ये बन जाता है, उसके बाद ये बन जाता है, उसके बाद फिर ये वाला बच्चा बन जाता है, फिर थोड़ा अडल्ट बच्चा बन जाता है और फिर बाद में मैन बन जाता है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारे एनिमल्स यानी हमारे जानवर्स होते हैं ना उनके भी जो बच्चे होते हैं वो भी एडल्ट होते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड pups grow into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि आपने कभी देखा होगा जैसे पहले मुर्गी अंडा देती है, उसके बाद अंडे से चूजा निकलता है, फिर उस चूजे से बाद में मुर्गा बनता है या फिर मुर्गी बनती है, इन दोनों में से कुछ भी बन जाता है। तो चलिए अब आगे स्टडी करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस फिगर को भी देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मतलब कि पहले ये चीज़ बनी, उसके बाद ये चीज़ बनी, फिर ये बना।
Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are big, then they may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. और दोस्तों आप अपने आसपास के प्लांट्स को देखिए यार, एक बार जो आपके आसपास प्लांट्स हैं वो भी हर टाइम ग्रो होते रहती हैं। आप उन्हें काम कीजिए, अपने पास किसी भी प्लांट को देखिए अभी और उसको फिर 1 साल के बाद देखना, तो आप पाएंगे कि उस प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। तो यार इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी लिविंग थिंग होती हैं उन सभी के अंदर ग्रोथ जरूर होती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग शो ग्रोथ? और आपको क्या लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो भी ग्रोथ शो करती हैं? तो आप इसका जवाब मुझे जरूर देना। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? अब यार इस वाले टॉपिक के अंदर हमें बताना चाहता है कि आपको क्या लगता है कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि हमारे नॉन लिविंग भी हो गए लिविंग भी हो गए, वो दोनों के दोनों सांस लेते हैं? तो ये तो यार हमें पता ही है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ वही सांस ले पाते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? तो यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि क्या हम सांस लिए बगैर रह सकते हैं? When we inhale, the air moves from outside to inside of our body. जब दोस्तों हम हवा को बाहर से अंदर लेते हैं तो जो हवा होती है वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। When we breathe out, the air move from inside our body to out. और दोस्तों जब हम अपने अंदर की हवा को बाहर छोड़ देते हैं तो जो हमारे अंदर बॉडी के लंग्स के अंदर हवा होती है ना, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और दोस्तों जो हमारी ये ब्रीदिंग होती है ना, हमारा सांस लेना, ये हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट होती है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि हम बाहर से एयर को अंदर लेते हैं, उसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको तो हमारी बॉडी अंदर रख लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको बाहर निकाल देती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, डॉग और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारी गाय हो गई, हमारी भैंस हो गई, हमारे कुत्ते हो गए, हमारी बिल्लियाँ हो गई, इन सभी की यार ये सेम ही रहती है। जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर taking rest and notice the movement of their abdomen. This show movement indicates that they are breathing. और दोस्तों अगर आपको इस बात का अच्छे से पता लगाना है तो आप एक काम करना, जब कभी भी आपके आमने सामने कहीं गाय बैठी हो या बफेलो बैठी हो तो आप उसे ध्यान से देखना और फिर देखना कि जो उसका एब्डोमेन यानी उसका जो पेट का पार्ट है आपको थोड़ा बहुत हिलता हुआ नजर आएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अभी सांस ले रही है। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respirations that the body finally obtains energy from food it takes. और दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी रेस्पिरेशन होती है ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और वही हमारी बॉडी की हेल्प करती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर और उसकी एनर्जी बनाने के अंदर हमारी बॉडी के अंदर। आप इसको स्टडी करेंगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर, अभी के लिए सिर्फ आप इसे इतना ही समझिए। Some animals may have different mechanisms from the exchange of gases which is a part of respiration process. और ऐसे ही दोस्तों हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई और मैकेनिज्म होता है उनकी गैसेस को एक्सचेंज करने का, तो वो भी हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। Fish we have learned they have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जैसे हमारा अर्थवॉर्म होता है ना जो बारिश के बाद निकलता है, वो क्या करता है अपनी स्किन के साथ ही अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। ऐसे ही आपने फिश के बारे में तो स्टडी कर ही रखा है कि उनके पास गिल्स होती है जिसकी हेल्प से वो जो हमारे ओशियन के पानी के अंदर हमारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको वहाँ से ले लेती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? तो आप ये बात मुझे बताइए कि जो आपके प्लांट्स यानी आपके पौधे होते हैं क्या वो भी रेस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स।
और दोस्तों जो हमारे ये प्लांट होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, ये अपनी गैसेस को अपने पत्तों की हेल्प से एक्सचेंज कर पाते हैं। The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen they given out carbon dioxide to the air. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by the plants is much more than the oxygen they यूज इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि जो हमारे प्लांट्स की लीव होती है यानी उनके पत्ते होते हैं, उनके अंदर यार छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, जो एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन दोनों को ले लेते हैं। और दोनों को लेने के बाद यार कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज़ करते हैं ये अपना खाना बनाने के अंदर, और फिर बाद में ऑक्सीजन जो निकालते हैं ना, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जो ये लेते हैं उसके कंपैरेटिव में। और ये यार क्या करते हैं, डे और नाइट दोनों टाइम पे ऑक्सीजन को बाहर निकालते रहते हैं। तो ठीक है यार, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। मीन्स दोस्तों अगर मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं तो स्टिमुली का मीनिंग होता है उत्तेजना या फिर प्रेरणा। बट यार यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे जब कभी भी आपको कोई सुई वगैरह चुभ जाती है तो आप अपने हाथ को एकदम से पीछे कर लेते हैं, मतलब जो आप रिएक्शन करते हैं ना, क्या वो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसका स्टिमुली का यूज़ ऐसे किया गया है। How do you respond if you suddenly step on a sharp object like thorn while walking barefoot? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी यही दिया गया है कि मानिए आप अपने पैरों के अंदर आपने कोई चप्पल वगैरह नहीं पहनी और आप ऐसे ही चल रहे हैं और आपको एक कांटा लग जाता है, तो आपको कैसा महसूस होगा और आप अपने पैर को कैसे पीछे हटाएंगे। How do you feel when you see or think about your favorite food? और दोस्तों आप ये सोचिए, मानिए आपको कोई आपका फेवरेट फूड दिखाई दे गया तो आपके मन में कैसी फीलिंग आएगी, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको लेकर। तो यार ये सभी चीज़ें हमारी स्टिमुली होती है। मुझे लगता है कि अब आपको और अच्छे से स्टिमुली का मतलब समझ में आ गया होगा। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन। और ऐसे ही दोस्तों जब आप कभी मतलब कि डार्क रूम के अंदर बैठे हैं और फिर एकदम से आप धूप के अंदर बाहर चले जाते हैं, मतलब कि ब्राइट सनलाइट के अंदर, तो आपको कैसा लगता है। योर आइज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग। और दोस्तों जब क्या होता है कि जब तक कुछ टाइम के लिए आपकी जो पलकें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जब तक कि आपकी आइज अडेप्ट नहीं करती उस ब्राइट लाइट के लिए। Your favorite food, bright light and a throne is above situations are some examples of changing in surrounding। तो दोस्तों जो आपको ऊपर दिखाए गए थे ना, आपको एक कांटे के बारे में बताया गया था, आपकी फेवरेट फूड के बारे में बताया गया था, ब्राइट लाइट के बारे में, तो यार ये कुछ सराउंडिंग आपको यहाँ पे समझाई गई थी। All of us respond immediately to such changes in our surrounding that make us respond to them are called stimuli। तो यहाँ पे हमें स्टिमुली का मतलब समझाया भी गया है कि जो हमारे आसपास में अगर कोई भी चेंज हो जाए और हम उसका जो रिस्पॉन्स दें वो एकदम से दें तो उसे हम बोलेंगे स्टिमुली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। और आपको क्या लगता है कि सभी के सभी एनिमल्स स्टिमुली से रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। आप कभी भी देखना, जब कभी भी किसी जानवर को आप खाना देते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकेमिंग एक्टिव ऑन सीइंग दी फूड। और आप देखते हैं कि जो वो एनिमल्स हैं वो फूड को ऊपर बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड व्हाट डज इट डू। और जब कभी भी आप किसी पक्षी यानी किसी चिड़िया के पास जाते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देती है आपको। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारे जंगली जानवर होते हैं वो दूर भाग जाते हैं जब उनकी तरफ कोई ब्राइट लाइट दिखाई जाती है। सिमिलरली cockroaches begin to move to their hiding place if the light in the kitchen is switched on at night। और दोस्तों ऐसे ही जो हमारे कॉकरोच होते हैं वो भी छिप जाते हैं जब हम अपनी रात को किचन के अंदर जाके लाइट को ऑन कर देते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू स्टिमुली। और ऐसे दोस्तों क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं स्टिमुली के। Do plants also respond to stimuli? Flower of some plants bloom only at night. In some plants, flower close after sunset. In some plants like mimosa, commonly known as touch me not,
leaves close or fold when some touches them. These are some examples of response of plants toward changes in their surrounding. तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात भी समझाता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो भी स्टिमुली को शो करते हैं। जैसे हमारे कुछ प्लांट्स के फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रात को खिलते हैं, और कुछ के फ्लावर ऐसे होते हैं जब सन हमारा आ जाता तो खिल जाते हैं, सन के जाने के बाद दोबारा से छिप जाते हैं, मतलब कि मुरझा जाते हैं। और यार कुछ प्लांट के हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारा ममूसा हो गया, जिसे हम टच मी नोट भी बोलते हैं। अगर हम उसको छूते हैं तो उस एकदम से प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, उसकी लीव्स भी फोल्ड हो जाती हैं और फिर बाद में धीरे धीरे खुल जाती हैं। तो चलिए अब अपनी एक्टिविटी 4 को डिस्कस करते हैं। Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometimes during the day. Continue watering the plant for few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note of the directions in which it bends. It is not growing upright. Do you think this may be in response to some stimuli? तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाना चाहता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, आप एक काम करना, किसी एक प्लांट को लेना उनमें से और उसको एक पोट यानी कि एक मतलब कि आप गमला बोल दो, उसके अंदर लगा के अपने ऊपर रूम में लेके चले जाना और विंडो के साइड में रख देना, और उस विंडो के साइड में रखना जहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो। तो आप कुछ टाइम के बाद उसको नोट करना कि जो उसकी लीव्स होती हैं ना प्लांट्स की, वो सीधी ग्रो कर रही हैं या फिर जहाँ से सनलाइट आ रही है उस साइड ग्रो कर रही हैं। तो आप इस एक्टिविटी को करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या देखा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर के अंदर दिखाया भी गया है, आपको ऐसे ही करना है। All living things respond to change around them। और इससे हमें ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो हमारे आसपास लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो उनके आसपास सराउंडिंग के अंदर चेंज होता है उसको कैसे रिस्पॉन्स करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। अब हमारा टॉपिक आता है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका वेस्ट यानी एक्सक्रीशन होता है। चलो अब उसे भी स्टडी कर लेते हैं। All organisms need food. Not all food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happened to the rest? This has to be removed from the body as waste. Our body produce some waste in other life process also. The process of getting rid of waste by organisms is known as excretion. तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सक्रीशन को समझाता है और समझाते हुए बताता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। अब यार ये तो हम सभी को पता है कि हम फूड खाते हैं, बट यार ये भी हमें पता है कि जो हमारी बॉडी होती है उस सारे के सारे फूड को तो अपने अंदर यूटिलाइज नहीं कर पाते, उसमें से हमारा कुछ वेस्ट फूड बच जाता है तो उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। तो जो ये बाहर निकालने की प्रोसेस होती है हम इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? और आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं या नहीं करते? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट। और दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे प्लांट होते हैं ना वो भी करते हैं, और यार इनका थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स के कंपैरेटिव में। Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants removed waste product as secretions. तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता भी है कि जो हमारे प्लांट होते हैं ना वो उनकी किसी बॉडी के एक पार्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं जिसका उनको कोई वर्क नहीं होता अपने वेस्ट को स्टोर करने के लिए। और साथ में दोस्तों जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं वो इस सेक्रेशंस प्रोसेस का यूज़ भी करते हैं, इसे आप बाद में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। और दोस्तों जो हमारी ये वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है ये भी हमारे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होती है। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड? और आपको क्या लगता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसी चीज़ों को और भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? Have you ever seen nest of some birds like pigeon? Many birds lay their eggs in the nest. Some of these eggs hatched and young birds come out of them. और दोस्तों इसे समझाते हुए हमें बताता है कि आपने क्या कभी किसी कबूतर का घोंसला देखा है या फिर किसी भी बर्ड का घोंसला देखा है? तो वो क्या करती है, वो अंडे देती है बहुत सारे, और कुछ टाइम के बाद वो अंडे फूट जाते हैं और उनके अंदर से फिर चूजे बाहर निकल आते हैं। तो यार वो चूजे उस बर्ड के जैसे ही दिखाई देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे बहुत सारे बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्टडी कर लेते हैं।
Animals reproduce their own kind. The mode of reproductions may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं वो तो अंडे देते हैं, फिर बाद में अंडा फूट जाता है, फिर उसके अंदर से चूजा निकलता है, ऐसे काम होता है। और जो हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं वो ऐसे देते हैं, वो डायरेक्टली एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। Plants also reproduce like animals. Plants also different in their mode of reproductions. Many plants reproduce through seeds. Plants reproduce seeds which can germinate and grow into new plants. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो भी ग्रो करते हैं और जर्मिनेट करते हैं, बट वो कैसे कर पाते हैं, वो एक सीड यानी हमारे बीज से कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई भी कि जैसे हमारा डॉग हो गया और उसके बच्चे हो गए, हमारी बिल्ली हो गई उसके बच्चे हो गए, हमारी काऊ हो गई उसके बच्चे हो गए। तो यार इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। Some plants also reproduce through the part other than seeds. For examples, a part of potato with a bud ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता भी है कि जो हमारा बीज होता है ना उससे अलग भी किसी प्लांट के पार्ट से भी हमारे जो प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे जो हमारा आलू होता है ना, आपने उसमें कई बार देखा होगा जो ग्रीन ग्रीन से होते हैं उसको हम बड बोलते हैं। अगर आप उस आलू को ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो यार वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग वुड। यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे यूर सेल्फ। और दोस्तों एक चीज़ और, जैसे हमारा रोज़ का देखा हो ना आपने, तो रोज़ क्या करता है, उसकी हम एक टहनी को काट देते हैं और फिर उगा देते हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस कर जाती हैं। तो यार हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने पार्ट से दोबारा ग्रो कर जाते हैं। और क्या आप भी इस चीज़ को खुद से करना चाहेंगे? तो चलिए स्टडी कर लेते हैं। के लिए हमारे पास एक्टिविटी 5 गिवन है। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। और यहाँ पे हमें बोलता है कि आप एक कटिंग लो, किससे लो, रोज से ले लो या फिर मेहंदी प्लांट से ले लो, इन दोनों में से आप किसी भी प्लांट से ले लो। फिक्स इट इन द सोयल एंड वाटर इट रेगुलरली। व्हाट डज यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज। और फिर क्या करो, उसे ज़मीन के अंदर लगा दो और कुछ दिनों के लिए उसको पानी देते रहो, और मतलब कि उसकी सिंचाई आप टाइम टाइम पर करते रहो। इन मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग। और दोस्तों ये आसान नहीं होता कि कटिंग करके आपको ईजिली प्लांट उगा देंगे, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। और आप बिल्कुल भी हताश या निराश मत होना अगर आपकी कटिंग ग्रो ना हो तो। talk to a gardener if possible on the cars to be given to cutting to make them grow into plants। आप किसी माली वगैरह या फिर गार्डनर वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि भाई कैसे मैं इसको काटूं और कैसे उगाऊं। बाकी आपको इसे करने में बहुत मज़ा आएगा, बाकी आप इसे करके ज़रूर देखना यार। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओवन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे यही बात बताती है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे बहुत सारे बना सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए। इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और दोस्तों ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग वर्क करती है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। और अब हमारी चीज़ आती है कि क्या जो सभी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चल सकते हैं और मूव कर सकते हैं। In chapter 8, we discuss the various ways in which plant move. They move from one place to another and also shows other body movements। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे चैप्टर 8 के अंदर जो हमारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो चल फिर पाते हैं। They moves from one place to the another and also shows other body movement। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की अपनी बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं। ये सभी हम अपने चैप्टर 8 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वर्ड अबाउट प्लांट्स। तो दोस्तों अब आप प्लांट्स के बारे में क्या बोलेंगे? हम तो बोलते हैं कि भाई प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वो चल तो नहीं सकते। डू दे ऑल्सो मूव। प्लांट्स आर जनरली encroached in soil so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals and food synthesized by them move from one part of the plant to the other। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाते हुए बताता है कि जो उनकी जड़ें होती हैं ना वो मिट्टी के अंदर इनक्रोच कर जाती हैं, जिसकी मदद से दोस्तों वो एक ही जगह स्टैंड रह पाते हैं और वो मूव नहीं करते। बट जो उनकी बॉडी के अंदर पानी होता है, मिनरल्स होता है, उनका खाना होता है, वो मूव करता रहता है।
हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, और क्या कभी भी आपने इससे अलग कोई मूवमेंट प्लांट के अंदर देखी है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, तो यार वो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, मतलब कि आपके फूलों का खिलना और मुरझाना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स स्लो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली, और आपने ये भी देखा होगा जैसे हमारा वो टच वाला प्लांट था, हम टच करते हैं कि उसकी लीव्स सुकड़ जाती थी, तो यार वो हमारे प्लांट्स की हो गई स्टिमुली। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग, ऑफ कोर्स ए बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम दी मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जैसे हमारी कार हो गई, बस हो गई, हमारी ट्रेन हो गई, ये सभी चीज़ें मूव करती हैं, तो यार इनमें और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें कोई डिफरेंस हो सकता है? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics we have discussed. Yet another common characteristics is that living beings die. Because organisms die, particularly type of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organisms may die without ever reproductions, but the type of organisms can exist only if there is reproduction. तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि एक चीज़ और कॉमन होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो होती है डाई। डाई मतलब कि दोस्तों मर जाना। और आपको ये चीज़ तो पता है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ कभी भी नहीं मर सकती, जबकि लिविंग चीज़ मर सकती है। और साथ में दोस्तों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप जब तक जिंदा रह पाते हैं, जब तक कि वो रिप्रोडक्शन करती रहती है, मतलब कि उसके बच्चे आते हैं, उसके बच्चों के बच्चे आते हैं, ऐसे दोस्तों उसकी चलती रहती है। वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम्स टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कॉमन खूबियाँ होती हैं। They all need food, respire, response to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछता भी है, जैसे हमने अलग अलग मूवमेंट्स को देखा कि भाई वो अपने फूड को लेते हैं, मर जाते हैं, ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है, ऐसे इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमारी नॉन लिविंग चीज़ भी शो करती हैं। कार्स, बाइक्स, क्लॉक्स एंड वोटर्स in the rivers move, the moon moves in the sky, a cloud grow in the size right in the front of eyes। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो उनके अंदर भी इनमें से कुछ मूवमेंट और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जो हमारे बाईसाइकिल होती है, कार होती है, हमारी बस होती है, सभी चीज़ें मूव कर सकती हैं। और जो हमारा स्काई के अंदर मून होता है ना, मतलब कि हमारा चांद होता है, वो भी मूव कर सकता है। साथ में दोस्तों अगर मैं आपसे ग्रो की बात करूं तो आप बादलों को देखते होंगे, बादल देखते देखते बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमारे बादल भी ग्रो करते हैं। In general, something that is living may have all characteristics we have discussed, while non-living things may not show off these characteristics at the same time. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो यार क्या होता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके अंदर इनमें से कुछ एक या दो करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा सच है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only of some of these characteristics and never all of them? तो दोस्तों यहाँ पे हमें यही बात बताता है जो हमने अभी अभी आपको बताई थी कि इनमें से कुछ मूवमेंट तो ऐसी होती हैं या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि ये शो कर देती हैं और ये सारी की सारी को शो नहीं कर पाती। To understand this a little better, let us look at a specific example. Consider a seed, say moon. Is it living? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बोलता है, चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि हम लेंगे एक मूंग का सीड। और आप मुझे बताइए क्या ये सीड लिविंग है? It can stay in a shop for months and not show any growth. For some of the other characteristics of life, however, we bring the same seed and plant it in the soil. और दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि ये सीड मानिए आप 10 दिन के लिए, महीने के लिए, साल के लिए अगर एक शॉप के अंदर पड़ा रहे तो ये हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा जो कि हमने पीछे डिस्कस की थी। और जब अगर हम इसे लाकर मिट्टी के अंदर लगा दे, साथ में दोस्तों वाटर इट एंड टर्न्स इट इनटू अ वॉल प्लांट, अगर हम इसे पानी देते रहें, सनलाइट देते रहें, तो एक बाद में कुछ टाइम के बाद एक पूरा बड़ा प्लांट बन जाएगा।
Did the seed need food? Did it excrete, growth, or reproduce when it was in the shop for many months? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed, for it can be called living. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझाता है कि हमारे पास कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम नहीं बता पाते। जैसे जब हमारा सीड दुकान के अंदर पड़ा हुआ था, मतलब कि शॉप के अंदर पड़ा हुआ था, तो वो कोई भी करैक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा सीड लिविंग है या नॉन लिविंग है। और ऐसे दोस्तों उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो फिर यार लाइफ है क्या? तो उसे बताते हुए हमें यहाँ पे बता रहा है पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, मतलब कि आप एक गेहूं के जो हमारी ग्रेन होती है उसके ढेर के अंदर अपने हैंड को अंदर दबाइए। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड? तो क्या आपको अंदर से वो गर्म महसूस होता है? देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। तो मतलब कि आपके जो व्हीट का सैक है, मतलब कि आपके गेहूं के जो ग्रेन है उसका ढेर है, उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि कुछ गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब तो साफ साफ ये है द सीड रेस्पायर इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। मतलब कि दोस्तों जो हमारा सीड है वो रेस्पायर यानी कि सांस ले रहा है, इसलिए वहाँ पे हीट हो रही है। We see that respiration is a process that take place in a seed even when some of the other life processes may not be very active। तो हमें इससे ये बात समझ में आती है कि जो हमारा सीड है उसके अंदर इस टाइम पे और बाकी प्रोसेस तो वर्क नहीं कर रही, पर वो सांस जरूर ले रहा है, मतलब कि रेस्पायर जरूर कर रहा है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन। तो यार दोस्तों इसको इजी करना थोड़ा आसान नहीं होगा, इस वाले क्वेश्चन को जो हमने आपसे अभी भी पूछा था। वट देन इज लाइफ? तो अब यार हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ है क्या? However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is a beautiful। तो दोस्तों एंड में हमें यही बात बोलता है कि हम अपने आसपास के जीवन को देखते हुए एक ही बात बोल सकते हैं कि जो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। तो चलिए दोस्तों अब अपने चैप्टर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो दोस्तों जहाँ पे भी हमारे एनिमल्स रहते हैं उनके आसपास की सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। और दोस्तों जो हमारे बहुत टाइप के प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो एक कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट which enable a plant or animals to live in a particular habitat is called adaptations। तो दोस्तों जो हमारे एनिमल्स या प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स यानी उनकी खूबियाँ होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं अडेप्टेशन। There are many types of habitat, however these may be broadly grouped as terrestrial, aquatic। और दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि वैसे तो हमारे बहुत सारे टाइप के हैबिटेट होते हैं, बट मेनली हम उन्हें दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे हो गए टेरेस्ट्रियल और दूसरे हमारे हो गए एक्वेटिक। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। और दोस्तों हमारे अलग अलग हैबिटेट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत ज़्यादा जानवर या फिर प्लांट्स या फिर और लिविंग थिंग्स रहती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। ऐसे ही दोस्तों जो हमारे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखाई नहीं देते, ये सभी मिलके क्या चीज़ें बनाती हैं? बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा जीव है जिसके अंदर वो वाला कंपोनेंट। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताता है कि जैसे हमारा पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? अब बायोटिक, जिनके अंदर जीवन नहीं होता। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। और दोस्तों जो हमारी जीवित रहने वाली चीज़ें होती हैं उनके अंदर कुछ कॉमन खूबियाँ होती हैं, जो क्या हैं? उनको फूड की ज़रूरत होती है, साथ में उन्हें सांस लेना की ज़रूरत होती है, वो एक्सक्रीट करते हैं और वो दोस्तों इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जैसा कि हमने स्टिमुली के अंदर डिस्कस किया था। और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं और वो मूवमेंट भी शो करते हैं।